बातों पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू राज। शुक्रिया ममता। और हम लगातार बात कर रहे हैं रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में कि रियल एस्टेट किस तरह से आगे बढ़ रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। कई तरह की चुनौतियां रियल एस्टेट सेक्टर के सामने भी हैं। तो बायर और बिल्डर के जो रिश्ते हैं वो इस दौरान कितने बेहतर हुए और सरकार की जो भूमिका है वो किस तरह की इस सब के बीच है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे साथ प्रधान आयुक्त इनकम टैक्स के प्रताप सिंह जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो रियल एस्टेट सेक्टर कई तरह की रिबेट जो चाहता है उसमें क्या कुछ प्रोविजन हो सकते हैं, क्योंकि अब आम बजट भी है और इसके बाद हरियाणा का बजट भी आने वाला है। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, जो रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, कई तरह के चैलेंजेस जो है रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। लगातार सरकार भी पॉलिसीज भी लेकर आई और रेरा जो कि लगातार काम कर रहा है, काफ़ी बेहतर काम हुए हैं, लोगों की जो शिकायत है उसका भी निवारण हो रहा है। अगर हम भविष्य के तौर पर देखें, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए शहर का, बिल्डर्स अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाहरी जो रोड्स हैं या बाकी जो दूसरी सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्मा जी, सबसे पहले आपका माध्यम से इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद कि बहुत अच्छा विषय आपने आज टेकअप किया है। रियल एस्टेट का आपने जो समस्याएं बिल्डर के सामने, बायर्स के सामने जो आ रही हैं, एक बड़ा मशीनरी रेरा की और स्पेशली हरियाणा में 2 जगह और जिसमें हमारा एक गुरुग्राम प्रमुख है, तो उसका तो एक समाधान का हमें एक पॉइंट मिल गया है और उससे निश्चित तौर पर बायर को भी और बिल्डर को दोनों को फायदा हो रहा है। जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर आप माना जाए तो हर चीज़ को एक कंपैरेटिव दृष्टि से देखना चाहिए। एक समय था जब ये पूरा डेवलपमेंट मास्टर प्लान आया तो उस समय यहाँ पर ना ड्रेनेज की कोई व्यवस्था थी और ना ही कोई ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं दिया गया। आज हर व्यक्ति को पूरे, आज हम ये कहें कि हमारे गुरुग्राम में थ्रू आउट इंडिया, बल्कि वर्ल्ड के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको जब ये महसूस होता है कि यहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम और पानी की प्रॉब्लम आई है, तो पिछले 8 साल के अंदर जितना काम हुआ है, जितनी तेज गति से काम हुआ है, वो सबके सामने है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहतर हुआ है। मैं बताता हूँ। उसमें आप सबसे पहले आप रोडों को ले लीजिए। हमें यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से और हीरो होंडा चौक और राजीव चौक तक पहुँचने में हमें हिम्मत जुटानी होती थी आज से 8 साल पहले कि हम जाएं या ना जाएं, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और आज आपको ये तय है कि टोल होने के बावजूद भी आप निश्चित तौर पे मान के चलते हैं कि 20 से 25 मिनट में आप गुरुग्राम में हर चौक को क्रॉस कर सकते हैं। सर लेकिन सवाल एक चीज जरा होता जी, आपने जो चीज माननीय मनोहर लाल 2-3 चीजें आपने जो कही, पानी की आपने जो बात की, बैठे हुए यहाँ, इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना काम पिछले 8 साल में इस एरिया में हुआ है, तभी तो इतने सारे बिल्डर यहाँ आए। आज फ्लैट का रेट 8 साल पहले के कंपेरेटिवली, आज जमीन का रेट 8 साल पहले कंपेरेटिवली आप चेक कर सकते हैं। सर ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, किश्ती चलती हुई देखी है यहाँ लोगों ने, कहाँ बेहतर हुआ है। सड़कों की बात करें, अगर आप इंटरनल रोड्स पे आप जाइए, द्वारका एक्सप्रेस में जो नया शहर डेवलप हो रहा है, बात से अच्छा भला आदमी जो है उसकी सारी वही कह रहा हूं ना कि जब जो प्लान बनाया उसमें कभी सोचा ही नहीं गया। जब मास्टर प्लान 2031-2005-6 के अंदर ये आया था कि वे ड्रेनेज कैसे होगा, विचार ही नहीं किया गया। अब वो हमारी सरकार आई, हमने ड्रेनेज का किया। पिछली सरकार में हमारे यहाँ से माननीय मंत्री थे राव नरवीर जी, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर भी गांव में, खांडसा गांव में जाके और वहां पर भी लोगों से रिक्वेस्ट की कि वे अपने घरों को क्लियर करो और ड्रेनेज की लाइन क्लियर करो। ये वर्मा जी एक बहुत बड़ा ड्रेनेज के तौर पर आज जो बड़ा नाला बनकर तैयार हुआ है,
चलिए और सर, अब आपको भाई लगता है आप कि बड़ा जहाँ- नाला बन के तैयार हो, लेकिन हाँ। अभी भी देखिए, अभी भी जो और दिक्कत है वो अभी- है जरावता साहब। हाँ, आपकी बात पूरी और- तरह से समाधान मिला नहीं है, अभी और- भी लोग इस चीज को लेकर परेशान नहीं, हैं। समाधान नहीं थोड़ी सी होते बरसात वर्मा आती जी। है, वर्मा जी, घुटनों से आपकी ऊपर बात पानी ठीक होता है, मैं आपकी बात मानता हूँ। समाधान नहीं होते तो आज पूरे इंडिया के अंदर, गुरुग्राम के अंदर फ्लैट और जमीन के रेट आसमान को नहीं छूते। चलिए, अगर आपको और ये लगता है कि मैं विकास अपनी का बात को- मापदंड अगर ये रेट हाँ। को आसमान को छूना है, तो शायद तमाम जो दर्शक भी देख रहे हैं और यहाँ लोग भी जी। हैं, वो भी ये तय करेंगे कि कितना विकास हुआ है। मैं बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा। जी। प्रताप सिंह जी, जो जीएसटी की बात करें, जो जीएसटी लागू की गई, पिछली बार भी हम ये डिस्कस कर रहे थे इस विषय पर, तो कुछ छूट उसमें चाहता है रियल एस्टेट सेक्टर की, वो अगर छूट मिल जाए तो उसमें का सीधा सीधा जो फायदा है, वो जो बायर है, जो एक घर लेना चाहता है अपने लिए, एक छत लेना चाहता है, उसको वो सीधी मिलेगी, ना कि जो बाद में छूट मिलती है, बाद में जो जीएसटी में जो रिबेट मिलता है, वो अगर शुरुआत में ही दे दिया जाए तो रियल एस्टेट के लिए भी भला होगा और जो खरीदार है उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो राज वर्मा जी, मैं आपका और इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इतना अच्छा बढ़िया प्रोग्राम और बहुत रिलेवेंट टॉपिक पे आप ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रियल एस्टेट हम देखें तो ओवरऑल कंट्री की बात करें तो लगभग जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करता है, 8% के आसपास। और हम गुड़गांव की बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 14-15% रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। जो जीएसटी का रेट है, जनरली स्पीकिंग, जो सेल ट्रांजैक्शंस होते हैं फ्लैट के या मे बी कमर्शियल बिल्डिंग, उसका रेट काफ़ी गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड से रीजनेबल है। लाइक जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, बट रेट इज़ 5% फॉर अपार्टमेंट्स। अब रेट और कम होगा तो नेचुरली कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन इसका डिसीजन एक कंसेंसस से सभी स्टेट्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें रोल रहता है, उन्हें डिसाइड करना है। जीएसटी काउंसिल एक बॉडी होती है जो ये डिसाइड करती है कंसेंसस से क्या रेट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 5% का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है जीएसटी की स्लैब देखते हुए। देखिए, एक स्लैब 12% की है, एक 18% का स्लैब है, एक 28% का स्लैब है। तो देखते हुए उन सब चीज़ को देखें तो बहुत ज़्यादा टैक्स का रेट नहीं है। और but government can take a call on it, GST council can take a call on it, because ये इतना जॉब जनरेट करता है जो रियल एस्टेट सेक्टर है। मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर के बाद देश में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है रियल एस्टेट सेक्टर। और दूसरा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अदरवाइज कोई काम नहीं कर सकते, उनके लिए ये सेक्टर शायद सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है कंट्री में। तो गवर्नमेंट जरूर, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट के ध्यान में है और इस पर विचार कर रही होगी। कल बजट आना है, बजट में तो शायद जीएसटी के बारे में कोई प्रोनाउंसमेंट ना हो, लेकिन जब भी आगे वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो दिस कुड बी ए पॉइंट फॉर डिस्कशन। सत्यप्रकाश जी, जो एक बात कही सर ने भी कि रियल एस्टेट जो ग्रोथ है, चाहे स्टेट की है, देश की जो ग्रोथ है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। इसके अलावा जॉब भी नए इस फील्ड से आ रहे हैं लगातार। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो इंडस्ट्री का दर्जा चाहता है, तो इस दिशा में सरकार क्या कुछ कर रही है? देखिए, आपको ये दो सेक्टर जो हैं, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर, दोनों अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और देश के डेवलपमेंट में, रोजगार में निश्चित तौर पर इन दोनों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। हमारे एक जो देश जिसमें ग्रामीण अंचल भी पूरा है, 75% देश की आबादी का है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों बड़े सेक्टर हैं और दोनों ही इंडस्ट्री की तरफ, आज एग्रो इंडस्ट्री भी के बाद जगह जगह क्लस्टर जैसे आ रहे हैं। मुझसे पहले बहन सुनीता जी दुग्गल जो हमारी सांसद जी है वो भी बता रही थी। तो इसी तरह कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है, जो रियल एस्टेट है, ये भी इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित है और समय समय पर बदलाव होते रहते हैं जिस तरह की डिमांड आएगी। मैं आपके माध्यम से एक दो चीज़ और, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी अब बजट आना है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व है। और जैसा आपने मेरी एक बात को पकड़ा भी है कि बहुत हाई रेट, बहुत ऊंचे ऊंचे दाम, मैं उस बात को पुनः दोहराता हूँ कि गुरुग्राम में आज मैं विधायक हूँ,
मेरी भी क्षमता नहीं कि मैं 200 गज का कहीं प्लाट लेकर मकान बना सकूं। और इस पर विचार करने के लिए मैंने असेंबली में पहले भी बात उठाई है, और मैं बजट में माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बतौर वित्त मंत्री भी बजट पेश करेंगे, उसके बारे में भी मैं अपना सजेशन भी दे रहा हूं कि देखिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ से मात्र 30 मिनट्स की दूरी पर है। ऑर्बिटल रेल केएमपी के साथ साथ, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे, वो भी हमारे जस्ट 30 मिनट के रीच पर, आरआरटीएस बगल से जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से अगर ये कहे कि देश में जो सबसे नंबर 1 एरिया है, तो जहां आप बैठे हैं ये एरिया पूरा गुरुग्राम जिला। सर लेकिन इस नंबर 1 एरिया के साथ कई मुश्किलें भी है सर, लेकिन वो भी तो ऐड करनी पड़ेगी ना सर। पोल्यूशन की मार है, जल भराव की मार है, सड़कें ठीक नहीं है, टैंकर माफियाओं का यहाँ पर आतंक है। मैं आपको वही तो आगे बढ़ा रहा हूँ कि जहां हम बैठे हैं, और इसी उसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारा केएमपी से थोड़ी दूर पर गुरुग्राम का हिस्सा पटौदी है। मैं बजट में प्रस्ताव भी दे रहा हूं कि पटौदी का मास्टर प्लान लाया जाए, ताकि वहां पर इंडस्ट्रियल, आज यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपने, अगर उन्होंने इंडस्ट्री बढ़ानी है तो जमीन परचेज नहीं कर पा रहे। उन्होंने अगर बच्चों को सेटल करना है, या किसी ने कर्मचारी ने, अधिकारी ने सेटल करना है, कमिश्नर साहब बैठे हैं, तो ये भी कहीं अगर बच्चों के लिए 200 गज का मकान बना चाहे तो बना सकते। तो हमने प्रपोजल दिया है कि पटौदी का मास्टर प्लान लाया जाए, और वहां पर चूंकि जमीन के रेट कम है, फैसिलिटी उतनी है, और पॉल्यूशन भी नहीं है। ग्लोबल सिटी भी तो ला रहे हैं सर, बगल में है, ग्लोबल सिटी भी तो लेकर आ रहे हैं। वो वही कह रहे हैं कि सारी चीजें। और इसके अलावा एक मैंने बड़ा प्रपोजल भी कहा है कि जिस तरह से ग्रेटर मुंबई है, एक गुरुग्राम का ग्रेटर जैसे जीएमडी है, इसका दायरा केएमपी के साथ साथ बादली और ये पूरा फरुखनगर और ये पूरा अपना धारूहेड़ा और तावड़ू तक ले लिया जाए, और गुरुग्राम के भी जीएमडी का पूरा एक बनाकर उसके 4 जिले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट गुरुग्राम बना दिया जाए, तो निश्चित तौर पे एक इंडस्ट्रियल जिला हो जाए, एक रेजिडेंशियल हो, तो ताकि एक एग्रीकल्चर, ताकि सारी जो एक वर्ल्ड लेवल की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे रिहायश की दृष्टि से हो, एक गरीब आदमी भी, क्योंकि मेरा मानना ये है और हमारी सरकार का मानना भी यही है, खाली बिल्डिंग और रोड बनना ही किसी देश का डेवलपमेंट नहीं होता। ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन हो, जाहिर सी बात है, गरीब लोगों को सस्ता मकान मुहैया कराना, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, तमाम सारी चीजें, पर्यावरण भी, इस पर भी आऊंगा सर। एक जो आपने एक बात कही कि जो कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट सेक्टर का जो टैक्स कलेक्शन में, वो बढ़ा है, तो ये जो बढ़ा है, इसको ये मानकर चले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ या डिजिटल पेमेंट का जो चलन हुआ है, इसके बाद बढ़ा है या शुरुआत से ही ये चीजें थी? देखिए, 2-3 पहलू हैं। तो इसमें डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, जो एक एक्सिस कैश लोगों के पास पड़ा था, वो मेन स्ट्रीम में आया, लोगों ने अपने अकाउंट में जमा किया, और टैक्स डिपार्टमेंट ने उस पर टैक्स भी वसूला, और उसके बाद में लेके गवर्नमेंट का इस तरह के लेके टैक्स लॉज में चेंजेस आए, ऑटोमेशन किया, कि जिससे जो बिजनेसेस हैं उनका फॉर्मलाइजेशन हुआ। जैसे जीएसटी ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, कि जो छोटी छोटी बिजनेसेस थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया तो उनका डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूज़ किया टैक्स कलेक्शन के बारे में। तो आजकल अगर कोई भी बिजनेस है, कुछ काम कर रही है, तो वो सब डेटा गवर्नमेंट के पास रहता है, और टैक्स पेमेंट के टाइम पे और टैक्स पेमेंट को जो प्रोसेस करते हैं हम, उसके टाइम पे वो सब चीज़ देखी जाती है कि कितना इनका एक्चुअल ट्रांजैक्शन है और कितना एक्चुअली उन्होंने टैक्स पे किया है। तो धीरे धीरे रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, बट रियल एस्टेट कैन डू बेटर। गुड़गांव की बात करें हम, तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन टैक्सेस से वो स्टील सेक्टर देता है, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनका कलेक्शन बहुत आता है हमारे पास में। देन जो कंसल्टेंसी कंपनी है, नॉलेज कंपनीज हैं, और ऐसी कंपनीज जैसे मेक माई ट्रिप है,
और इस तरह का सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट से कहीं काफ़ी ज़्यादा है अभी। जी सत्यप्रकाश जी, एक बिल्कुल हमारे साथ में ही, मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ी तकलीफ है जो आपके, खासतौर से आपके क्षेत्र के लोगों की, वो हटने का नाम नहीं ले रही है। कब तक हट जाएगी? मैं खेड़कीदोला टोल प्लाजा की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। खेड़कीदोला टोल प्लाजा का पहले भी हमने बात उठाई है और हम ये चाह भी रहे हैं। अभी दोबारा अभी हमारा बजट सेशन आएगा, उसमें भी हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इसको शिफ्ट करने के बजाय पूर्णतः इसको ख़त्म किया जाए। इसका आगे कोई टेंडर वगैरह तो ना बढ़ाया जाए। और उसके लिए मैं और मेरे साथी विधायक माननीय राकेश जी, हम माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मिल भी रहे हैं। और इसमें कुछ अगर बर्डन सरकार को या रियल एस्टेट को या HSIDC को कुछ करना भी पड़े, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, तो उस पर भी कोई न कोई बजट में प्रावधान किया जाए। इसके लिए भी हम बार बार प्रयास क्या कर क्या उम्मीद करें? कुछ बिल्कुल, महीने, निश्चित कुछ तौर पे, साल या एक देखिए, लंबा उम्मीद पे इंतजार जो निश्चित पहले तौर से पे चला आ रहा है? बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए और इसका हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बैरिकेड सा हो गया। ये तो ठीक है कि टोल के में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, इतना हमने ज़्यादा काम किया है। पैसा तो लगता है सर, 80 रुपए एक तरफ का, फिर 80 रुपए एक तरफ का। बिल्कुल, पहले दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स हैं, पहले पैसे नहीं लाखों लगते लोग रह थे। रहे हैं। पहले 1 घंटा आप गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहती, तेल जलता था, जब पैसे नहीं लगते थे। अब पैसे लगते हैं। तकलीफ तो तब लेकिन भी- हाँ, समय तब भी खराब होता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि टोल हटना चाहिए और इसके लिए, क्योंकि इसका एक बेहिसाब किताब का असर रहा है और ऐसे कई झगड़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुलझाए हैं। KMP का झगड़ा हमें विरासत में मिला, आज हमने KMP चलाया उसको सुलझा के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये कासण का जो अभी जमीन अधिग्रहण का था, ये झगड़ा हमें विरासत में मिला। हमने सर, ये भी झगड़े हो, सुलझाया है। अच्छाई हो, और सत्ता हो, ये तो कभी ना कहीं किसी ना किसी से मिलनी टोल है। भी विरासत में मिला है, समय- इसको भी सुलझाएंगे। चलिए, उम्मीद यही है, तमाम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी और कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ में भी ये दिक्कत कर रहा है। एक आखिरी सवाल सर, समय का अभाव है। जो एक ट्रांसपेरेंसी है रियल एस्टेट सेक्टर की, क्या वो, उसमें कितना इजाफा हम अब देखते हैं? क्योंकि एक दौर ऐसा भी था ब्लैक एंड व्हाइट का जो चलता था। देखिए, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं रियल एस्टेट की, उनके ट्रांजैक्शंस लाइक ऑलमोस्ट दे आर रिकॉर्डेड। जो कहते हैं ना कि सब चेक में आ गया है और जो 2 नंबर का कंपोनेंट है वो मिनिमल है, इनसिग्निफिकेंट है। छोटे लोग थोड़ा बहुत जो स्टार्ट करते हैं काम, छोटे लेवल पे काम करते हैं, वहाँ पे कुछ एलिमेंट हो सकता है। बड़े लोगों का काम काफ़ी ऑर्गेनाइज है, जैसे DLF है। प्रदीप भाई हैं हमारे, प्रदीप भाई बैठे हैं अभी, हैं बिल्कुल बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, तो ये काम काफ़ी अच्छा करते हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। टैक्सेस भी काफ़ी ये लोग पे करते हैं। और मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि गुड़गांव वासियों की है इच्छा कि बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बने। गुड़गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। कुछ एरिया की हम बात करते हैं, जैसे गोल्फ कोर्स रोड है और ये एरिया है, काफ़ी अच्छा है। पुराना गुड़गांव उतना अच्छा रोड्स वगैरह नहीं है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। बट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में बहुत पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो एक साथ गवर्नमेंट के पास में ऐसा नहीं होता कि इतना पैसा खर्च कर सकें, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रगल करना होता है 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम में। बट द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे बन रहा है, बहुत अच्छी रोड है, उससे बहुत एक बढ़िया हो जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी। KMP अगेन ए वेरी गुड प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट मिलके, वो काफ़ी अच्छा है। दैन जो मुंबई की कनेक्टिविटी है, DMIC है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट हमारे बहुत पास में है और हम 3 मेजर सिटीज़ को छोड़ दें, मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव, बेंगलोर को, तो गुड़गांव उन सब के बाद आ जाता है। गुड़गांव इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, एक ग्लोबल सिटी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ रहते हैं गुड़गांव में और गुड़गांव बिजनेस अच्छा चल रहा है। एक क्रिटिकल मास होता है ना किसी भी सिटी की लाइफ में, तो गुड़गांव हैज़ एक्वायर्ड दैट क्रिटिकल मास। अब टेक ऑफ स्टेज में गुड़गांव, आगे आने वाले 10 से 20 साल गुड़गांव के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट हैज़ टू कीप पेस विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बट जैसा मैं कह रहा था ना, अब हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो उन्हें गुड़गांव को ही नहीं देखना, उन्हें झज्जर को भी देखना है, रोहतक देखना है, सिरसा देखना है, फतेहाबाद देखना है,
क्योंकि बाकी जो रेजिडेंट हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के उनकी भी उम्मीदें हैं, और गवर्नमेंट के पास में जैसा मैं कह रहा था रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं और बहुत सारे मद हैं जिन पे खर्च करना होता है। तो ड्यू कोर्स आप पेशेंस रखें, विधायक जी बैठे हैं और माननीय सांसद महोदय भी यहाँ पे हैं, तो वो सब आपकी बात को सुन रहे हैं और ध्यान रखेंगे, और ड्यू कोर्स में गुड़गांव एक मॉडल सिटी की तरह से देश में उभरेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, यही उम्मीद तमाम लोग भी कर रहे हैं, सरकार मिलकर, यहाँ के लोग मिलकर, और रियल एस्टेट सेक्टर के जो लोग हैं वो लगातार जो आशियाना दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। कुछ दिक्कतें ज़रूर रही थी, लेकिन हरेरा आने के बाद वो दिक्कत, वो तकलीफ भी काफ़ी हद तक कम हुई है। तो रियल एस्टेट कॉन्क्लेव हमारा लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।